वेलकम टू स्टेप अप आईएएस 30th मई के डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल की और उसके साथ कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली हैं। स्टार्ट करेंगे ऐसे राइटिंग के कोटेशन से। आज का कोटेशन डेमोक्रेसी पर है। द विल ऑफ द पीपल इज द ओनली लेजिटिमेट फाउंडेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट एंड टू प्रोटेक्ट इट्स फ्री एक्सप्रेशन शुड बी आवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो आप ऐसे कोटेशंस को कहाँ पर यूज कर सकते हैं? डेमोक्रेसी मैंने शुरुआत में ही बताया, टॉपिक है। एथिक्स है, ऐसे राइटिंग है, ऐसे जगह पर गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को बताने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। शुरुआत अंत में आपके जिस तरीके से आप अपना ऐसे लिखते हैं, अगर अभी तक आपने लिखा नहीं है तो शुरुआत कीजिए, आप एक आध ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए। आंसर राइटिंग वगैरह बहुत ज़रूरी है, आपको उसकी शुरुआत करनी ही होगी। और जब आप लिखना शुरू करेंगे तभी आपको अपने प्रॉब्लम समझ में आएंगे। ठीक है, ये सब इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप डेली कोटेशंस इकट्ठा करते जाएं, डेली क्वेश्चंस इकट्ठा करते जाएं, डेली किताबें इकट्ठा करते जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों आपको, जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आ जाते। और प्रैक्टिस का कोई टाइम लाइन नहीं होता, प्रैक्टिस का कोई दिन फिक्स नहीं होता कि हम इस महीने में आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्ट प्रोसेस है जो आपको बताएगा कि यूपीएससी की तैयारी में आप कितने पीछे हैं और इसको अल्टीमेटली आपको कहाँ पर पहुँचाना है। तो ज़रूर शुरुआत कीजिए आंसर राइटिंग की। और आज आपको बता दें सबसे पहले कि इस पूरे डिस्कशन को आपको अंत तक सुनने से क्या लाभ मिलने वाला है। कोटेशन हमने देख लिया है, इसके बाद इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स, और आज हम कई स्कीम्स का जिक्र करने वाले हैं। बेहतरीन इंपॉर्टेंट स्कीम्स होंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे डिस्कशन के दौरान, और ये हमें आर्टिकल के साथ साथ मिलता जाएगा। इसीलिए जब आप अंत तक जाएंगे तब आपको एग्जैक्ट बेनिफिट मिलेगा इस पूरे डिस्कशन का। अगर आपने आधा सुना या बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके सुना, 15 मिनट सुन लिया, तो आपका फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज कौन कौन सा आर्टिकल है पहले ये जान लीजिए। खुद प्रधानमंत्री जी का आर्टिकल आया हुआ है और आपको उसी एंगल से पूरे आर्टिकल को पढ़ना है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल होगा। इसके लाइन को आप एग्जैक्टली कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो यूपीएससी के लिए बहुत ही रिलेवेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। दूसरा होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पर, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या कमियां हैं इसका जिक्र किया गया आर्टिकल में। रीसेंट माइग्रेशन ट्रेंड एंड इट्स इम्पैक्ट, इस पर हमने कई सारे आर्टिकल का जिक्र किया है, लेकिन आज का आर्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। मेंस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं आंसर राइटिंग में, आपको कोशिश करनी है, शुरुआत आज से कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज का भी है और प्रीवियस डे का भी, हम उसका आंसर देख लेंगे। तो आज देखिए कौन कौन सा पॉइंट पूरे डिस्कशन के दौरान मिलने वाला है जो जो अलग होगा, आर्टिकल से हटके होगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड आप मान सकते हैं। गगनयान, जल जीवन मिशन, वन रैंक वन पेंशन, ट्रिपल तालाक, पीएम किसान, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट और चिट फंड अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं आपको हो सकता है इसके बारे में मालूम होगा, लेकिन आज हम इसको रिवीजन करेंगे, जिसको नहीं मालूम उनको पता चल जाएगा। आर्टिकल में है यू द पीपल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। दूसरा आर्टिकल होगा लॉ दैट प्रोड्यूसेस लूजर्स लॉसर्स एंड उसके बाद फिलिंग द एब्सेंस। 3 आर्टिकल है। अब आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आज 4 क्वेश्चन है टोटल। डेली आप देख रहे थे 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी आ रहा था, आज 4 क्वेश्चन है। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 3 लिखिए इसमें। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाया जाता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर आपको बात करना है। तो इस पर जब आप आर्टिकल को सुनेंगे पूरा और खुद भी पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको आंसर एज इट इज़ मिल जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या फ्रेम करना है आंसर में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की अभी हम बात करेंगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। फिर माइग्रेशन के इश्यूज पर बात करेंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। आखिरी में इस पर हम थोड़ा और बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान लीजिए, टॉपिक कौन कौन सा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो इसको मैं यहाँ पर क्यों बता रही हूँ, ताकि जब हम इस स्कीम को डिस्कस कर रहे होंगे तो आप वहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये जो स्टेटमेंट है ये आपको ढूंढना है वहाँ पर है कि नहीं है। दूसरा वन रैंक वन पेंशन, OROP, नाम सुना होगा आपने, इस पर क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन जल जीवन मिशन, जिसके बारे में आप जानते हैं छोटे छोटे फैक्ट की वजह से कई बार गलती हो जाती है, और दूसरी गलती होती है स्पीड में पढ़ने पर। आप में से बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं आंसर में, आंसर बताते हैं कमेंट बॉक्स में, वो लोग बड़ी जल्दी पढ़ते हैं, ऐसा लगता है स्टेटमेंट को, और इसलिए
आंसर कई बार आपके गलत हो जाते हैं, तो रुकिए, कहीं पर छोटी छोटी गलती भी हो सकती है, वेस्टर्ली को ईस्टर्ली किया जा सकता है, ठीक है। 2025 है तो क्या पता कोई और ईयर हो, तो इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा माइन्यूटली। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है और पांचवा होगा गगनयान पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। पहला आर्टिकल देखते हैं क्या है, कहाँ से एसोसिएट करेंगे इसको। तो देखिए, इसमें 1 2 3 4 चारों ही पेपर और ऐसे राइटिंग में आपके काम आ जाएगा। आप सोच के देखिए कि आखिर कितना इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हो सकता है। एक बात और बता दें, इसमें कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है जो आप जानते नहीं हैं, लेकिन उन सभी को एक जगह पर समराइज करना वो बहुत ज़रूरी है कि आखिर हाँ, ये सारी बातें जो है ये ज़रूरी है और आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड पर चलते हैं, पहले गगनयान मिशन की बात कर लेते हैं। गगनयान मिशन क्या है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। 2022 में इसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजा जाना है, कहाँ पर? स्पेस में, और ये भारत का पहला मैन्ड मिशन होगा। इसमें GSLV मैक 3 लॉन्चर व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में रहते हैं, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को देखा है तो कई बार लॉन्चर व्हीकल का जिक्र आता है स्कीम्स में। तो यहाँ पर GSLV मैक 3 यूज किया जा रहा है, याद रखना है। यूएसआर और रशिया, यूएसए, चाइना के बाद भारत वो फोर्थ नेशन है जो मैन स्पेस प्रोग्राम या ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को लॉन्च करने जा रहा है 2022 में। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10,000 करोड़ रुपीस का पूरा इसमें एलोकेशन किया गया है, फंडिंग की गई है। DRDO साइंड MOU विद इसरो to offer technologies for the mission, including space food, survival kit for crew, radiation protection equipment and parachutes। तो यहाँ पर DRDO ने भी MOU साइन किया है, तो DRDO का भी कंट्रीब्यूशन होगा। ये लाइन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और देखिए, हम जो ये तैयारी कर रहे हैं ना, ये आज के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तैयारी हम अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। चाहे आपका प्रीलिम्स हो, आपका मेंस हो, आप कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये स्कीम्स पूछे जाएंगे वहाँ पर। वन रैंक वन पेंशन के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। इसमें पहला फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि ये किसके लिए है। वन रैंक वन पेंशन किसके लिए लाया गया था? मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए लाया गया है, जहाँ पर सेम रैंक फॉर द सेम लेंथ ऑफ सर्विस रिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट के लिए सेम पेंशन का प्रावधान लाया गया है। यही है वन रैंक वन पेंशन स्कीम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र होगा आगे, और इस पर क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। जल जीवन मिशन आपको मालूम ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है, और इस मिशन पर बहुत बात हो चुकी है, बहुत आर्टिकल्स आ चुके हैं। इसकी खास बात जान लीजिए, ये आपको इसका एक ऑब्जेक्टिव तो मालूम होगा कि रूरल हाउस होल्ड्स में वाटर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना इसका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर आप इसको माइन्यूटली देखेंगे तो इसमें सप्लाई आपको ध्यान रखना है 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे रूरल एरिया में। अब अगर वहाँ पर इस तरीके से स्टेटमेंट आ गया तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि 55 लीटर है या नहीं, और इस तरीके से स्पेसिफिकली कहा गया है या नहीं। तो 2024 तक का ये प्लान है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के माध्यम से। इसमें 55 लीटर तक वाटर को इंश्योर करना है पर पर्सन पर डे रूरल हाउस होल्ड्स में, यानी कि वाटर की फुल अवेलेबिलिटी, कोई कंस्ट्रेंट, कोई क्राइसिस ना होने पाए। यही उद्देश्य है जल जीवन मिशन का, जिसको कि 2024 तक पूरा करने का प्लान रखा गया है, ठीक है। तो जन आंदोलन वैसे ही वाटर कंजर्वेशन के लिए चलाया जाएगा, वाटर को रिजर्व करने के लिए चलाया जाएगा, और बहुत ही मैसिव इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। फंडिंग के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आपको मालूम है हिमालयन स्टेट में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 90-10 का रेशियो होता है, जहाँ पर सेंटर 90% तक देती है और 10% स्टेट को कंट्रीब्यूट करना होता है। बाकी अदर जो राज्य हैं वहाँ पर 50-50% का कंट्रीब्यूशन है, और यूनियन टेरिटरी में 100% जो फंडिंग आएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाएगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन, आई होप क्लियर हो गया होगा। पीएम किसान का भी जिक्र कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है, इसलिए ये जरूरी है जानना। पीएम किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। बहुत कंफ्यूजन होता है जब ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा किसान सम्मान निधि, तो आपको फिर उस टाइम में पिक्चराइज नहीं होता कि पीएम किसान ही है या नहीं। तो याद रखिएगा, दोनों सेम चीज है। एक और बात, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। ये स्टेटमेंट वहां पूछ लिया जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आई एम श्योर।
तो ध्यान रखना है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर पूरा फंड कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को जिम्मेदारी दी गई है। कंफ्यूजन यहाँ पर भी आ सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर लिखा हुआ हो सकता है या कोई भी और मिनिस्ट्री का जिक्र हो सकता है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को ही ये कार्यभार दिया गया है कि पीएम किसान के तहत जो कैश ट्रांसफर करना है, सेंटर क्या करती है इसमें, 6,000 रुपये हर साल कैश ट्रांसफर करेगी डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से, किसको, किसानों को। और ध्यान दीजिए, ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 6,000 रुपये हर साल, और इसमें इंस्टॉलमेंट्स बने हुए हैं। इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार रुपये करके पूरे साल में सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर्स को पहुंचाने वाली है डीबीटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो पीएम किसान के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मेन आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। मेन आर्टिकल में प्रधानमंत्री जी ने भी शुरुआत यहीं से की है। 2014 से 2019 का जिक्र ये करते हैं, क्योंकि ये जो सारे साल रहे हैं ये इनके ही रहे हैं। इन्होंने ही अलग अलग पॉलिसी मेकिंग की और उसका जो भी प्रभाव है वो देखने को मिला देश में। तो जाहिर तौर पर शुरुआत में यही कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे एम्बिशन के साथ सारे काम को शुरू किया गया है, जिसमें कई सारे स्कीम्स हैं, जहाँ पे रैंक वन पेंशन है, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी को लागू किया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का मैसिव प्रोग्राम चलाया जाता है, फ्री गैस कनेक्शन लोगों को उज्ज्वला स्कीम के तहत दिया जाता है, हाउसिंग फॉर ऑल के तहत लोगों के घर बनवाए जाते हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है। ये सब कब होता है, 2014 से 2019 के दौरान ही होता है, यानी ये अपने फर्स्ट टर्म का जिक्र कर रहे हैं। अ ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया ग्लोबल लीडर। और क्या उद्देश्य है, क्या ड्रीम है, क्या सपना है कि पूरे भारत को ग्लोबल लीडर बनाया जाए, और इसी तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। द जन शक्ति एंड राष्ट्र शक्ति हैव इनिशिएटेड द नेशन। तो यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है मोदी जी का, जन शक्ति एंड राष्ट्र शक्ति, दोनों को साथ लेके चलना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले स्कीम को आगे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई। पॉलिसी मेजर्स में, पॉलिसी में क्या क्या बदलाव किए गए, अभी रिसेंट अगर हम देखें पिछले एक साल में कितना कुछ बदला है, पिछले एक साल में कहाँ कहाँ पर बदलाव आया है, और या फिर अगर हम इनके पूरे टेन्योर को देखते हैं, पिछला टर्म और ये वाला टर्म जो इनका शुरू हुआ है इसका हम देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आर्टिकल 370 को ख़त्म करके भारत की पूरी संप्रभुता और उसकी इंटीग्रिटी को, नेशनल यूनिटी को, इस स्पिरिट को आगे बढ़ाया जाता है। राम मंदिर पर जजमेंट आता है जो इतने सालों से अटका हुआ था। ट्रिपल तलाक जो एक बार्बरिक प्रैक्टिस है उसको ख़त्म किया जाता है। और उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ये पिछले साल के सारे जो अभी 2019 में जो बदलाव हुए हैं उनका जिक्र हो रहा है कि सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करके जो इंक्लूसिवनेस का स्पिरिट है उसको इंश्योर किया गया। ठीक है, इस तरीके से पिछले साल में जो भी इन दिनों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक इम्पॉर्टेंट और एक काफ़ी डेवलपमेंटल पोस्ट बनाया गया, जहां पर आर्म फोर्सेस को या इसमें आने वाली जो भी समस्याएं हैं कोऑर्डिनेशन की, उसको खत्म किया जा सके। एट द सेम टाइम इंडिया हैज स्टेप्ड अप द प्रिपरेशन फॉर मिशन गगनयान, और उसी समय हमने टेक्नोलॉजी में या स्पेस की फील्ड में भी हम पीछे नहीं रहे। मिशन गगनयान को हमने बहुत ही साउंडली इनिशिएट किया, अनाउंस किया, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट, फुलफिलिंग दैट गोल। पुअर पीपल के लिए, फार्मर के लिए, वुमेन्स के लिए और इवन यूथ के लिए कई सारे स्कीम्स और ऑप्शंस उनको एम्पावर करने के लिए लाए गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें कि फार्मर का ख्याल रखा गया, उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने का प्रावधान बनाया गया। जल जीवन मिशन के तहत रूरल हाउस होल्ड्स को जो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम आती है उसको कैसे इंश्योर करना है, कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए पाइप्ड कनेक्शन को इंश्योर किया गया। तो ये इतने सारे डेवलपमेंट हुए इस दौरान। Besides the facility of availing bank loan, a separate department has been created for fishermen. फिशरीज के सेक्टर को भी आगे बढ़ाया गया, वहाँ पर भी लोगों को मदद की गई। अब ये हम क्यों जिक्र कर रहे हैं, एक पहले तो आप ध्यान रखिएगा, ये सारे स्कीम जिसकी भी ये बात कर रहे हैं, एक एक स्टेटमेंट यहाँ पर ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि इन आर्टिकल्स को पढ़ते समय बहुत सतर्क रहिए। आप किसी भी आइडियोलॉजी में भरोसा करते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट में भरोसा करते हैं, इस समय आपको अपने प्रधानमंत्री की बात को सुननी है और उनके एग्जैक्ट स्टेटमेंट को अपने दिमाग में बिठाना है। आप ऐसे स्टेटमेंट को अपने आंसर में भी यूज़ करेंगे और यकीन मानिए कई बार सीधे सीधे स्टेटमेंट आपके एग्जाम प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए बहुत सतर्क रहना है यहाँ पर। तो इनका कहना है कि हमने हर एक सेक्टर में बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है। व्यापारी कल्याण बोर्ड भी बनाया गया, फिशरमेन्स के प्रोटेक्शन का ख्याल रखा गया, जो फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, फार्म लेबरर्स या स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, उनके लिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, उनके लिए पेंशन की सुविधा एकत्रित की गई। यहाँ पे 3,000 रुपये उनको पेंशन दिया जा सकता है, जो कि अभी तक नहीं था। अभी तक पेंशन वगैरह किसको मिलता है? जो सरकारी फॉर्म में ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ थी, लेकिन पहली बार ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये प्रावधान लाया गया। हायर क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड इज मोर देन 7 करोड़ वुमेन अटैच टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली महिलाओं को डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके। वहीं जो ट्राइबल चिल्ड्रन हैं उनके एजुकेशन को भी इंश्योर किया गया। जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, ध्यान दीजिए कौन सा स्कीम है ये, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि जो ट्राइबल एरिया होता है वहाँ पर 50% से अधिक ट्राइबल लोग रहते हैं, तो उस एरिया में ये स्कूल खोला जाता है जहाँ पर स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री एजुकेशन ये ट्राइबल चिल्ड्रन को दिया जाता है ताकि उनको एक अच्छी एजुकेशन को इंश्योर किया जा सके सरकार के द्वारा। ध्यान दीजिएगा। और पार्लियामेंट हैज़ ब्रोकन द डिकेड ओल्ड रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। पार्लियामेंट में लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लाया गया। मतलब पार्लियामेंट में जितने लॉ पास किए गए वुमेन के वेलफेयर के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, दिव्यांग के लिए, वो काफ़ी कमेंडेबल है। As a result, the policy and decisions of the government in rural-urban gap is shrinking. इतनी सारी बातों को डिस्कस करने के बाद ऐसा लगता है कि अर्बन और रूरल गैप जो है वो कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम एक तरफ रूरल एरिया में भी काम कर रहे हैं, हम अर्बन एरिया में भी काम कर रहे हैं, दोनों को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं और इनके बीच का जो गैप है वो कम हो रहा है। यहाँ तक कि इंटरनेट की जो सुविधा है वो रूरल एरिया में आज इतना अच्छा है कि 10% तक ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंटरनेट का रूरल एरिया में कंपेरेटिव अर्बन इंडियन। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप इसको याद रखेंगे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कौन सा स्कीम लाया गया। याद है आपको, भारत नेट स्कीम है और भी कई सारे स्कीम्स हैं इसके थ्रू जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो गाँव तक पहुँचाना है। इसमें बहुत ज़्यादा काम भी किया गया है सरकार की तरफ से और उसका इम्पैक्ट आज आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में कोरोना वायरस का अटैक होता है और ये जब कोरोना वायरस का अटैक होता है तो कैसे ये हमारी कंट्री को, हमारे कंट्री के लोगों को, यहाँ की इकोनॉमी को वल्नरेबल बनाता है। और पूरे पेंडेमिक ने क्या किया, आज पूरे देश को अपने अंदर कब्जे में कर लिया है। आज एक डर है, एक थ्रेट है हर तरीके का, हेल्थ से लेकर के इकोनॉमिकल, सोशल, हर तरीके का थ्रेट। एक अलग सा माहौल बन रहा है पूरे देश में। आपके सोशल बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, आपके सेविंग्स के करने में आपका बदलाव आ रहा है, जो इकोनॉमिक आप किस तरीके से खर्च करते थे उन चीज़ों में बदलाव आ रहा है। आप समझ रहे हैं कि ओवरऑल इस कोरोना वायरस की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे बचाना है अपने देश को, तो उसका ये जिक्र कर रहे हैं कि जब हम कलेक्टिव स्ट्रेंथ और पोटेंशियल के साथ काम करेंगे तो हम इतने बड़े पेंडेमिक को भी ख़त्म कर सकते हैं और हमारे पास इतना पोटेंशियल है। अगर सारे इंडियन मिल करके काम करें, जैसा कि जनता कर्फ्यू के दिन देखा गया, उसके बाद इस लॉकडाउन को लोगों ने सपोर्ट किया। एक भारत इज़ द गारंटी फॉर द श्रेष्ठ भारत। अल्टीमेटली इनका यही कहना है कि जब हम हर चीज़ को एनालिसिस करके देखते हैं तो हमें पता ये चलता है कि एकजुट होने में जो इंक्लूसिवनेस की स्थिति है और वो जो एक पैशन है, जब हम उसको अडेप्ट करेंगे तो श्रेष्ठ भारत का हम निर्माण कर पाएंगे। हाँ, इस दौरान बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं। इन्होंने ये भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई इससे सफ़र नहीं कर रहा, किसी को इनकन्वीनियंस या डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा। जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग हैं वो हैं लेबरर क्लास, माइग्रेंट वर्कर, आर्टिशंस, क्राफ्ट्समैन्स। ये सारे लोग जो रोज़मर्रे में काम करते थे या रोज़ के लिए अपने इकोनॉमी पर निर्भर करते थे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत
हो रही है और उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस इनके लिए लाए गए हैं। इनको भी कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके लिए कई सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं कि इस बैटल में कैसे जीत हासिल हो, और उसी बीच सुपर साइक्लोन अम्फान दस्तक देता है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बहुत बड़ा हैवॉक क्रिएट होता है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात करते हैं कि हमें उनसे सीखना चाहिए, वहाँ के लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी आपदा को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया और उसमें बहुत करेज, बहुत ही साहस का प्रदर्शन किया। हाउ विल द इकोनॉमी रिकवर? अब बात करते हैं इकोनॉमी की, कैसे इकोनॉमी को रिकवर कर सकते हैं हम। कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन हुआ है इसने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, और इसके लिए कई सारे अनाउंसमेंट लाए गए हैं। सबसे पहला जो की वर्ड है वो आपको याद रखना है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट भारत को बनाने के लिए अच्छा खासा पैकेज अनाउंस किया गया है। हमने उस पैकेज पर क्रिटिकल डिस्कशन कर लिया है बिफोर, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव साइड है उसको देखते हुए हम बात कर रहे हैं कि ये जो अनाउंसमेंट है, जो क्रेडिट गारंटी दी गई है सरकार की तरफ से, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किए जाएंगे वुमेन फार्मर्स के अकाउंट में, वो जाहिर तौर पर डिमांड क्रिएट करेंगे और इससे आगे मदद मिलेगी। जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हमारी इकोनॉमी को हम सही कर पाएंगे। तो ये आगे फिर यही मैसेज देते हैं कि जो जर्नी रहा पिछले 6 साल का, उसमें काफ़ी कंटिन्यूसली उन्होंने काम किया और लोगों का साथ इनको मिला। अब आगे की जो जर्नी है वहाँ पर भी ये सभी से आपका साथ मांगते हैं कि जब हम सब मिलके काम करेंगे तो इतनी बड़ी आपदा को भी हम काउंटर कर सकते हैं और अपने इस पूरे देश को फिर से अच्छा बना सकते हैं, इकोनॉमिकली वायबल बना सकते हैं और इतने बड़े चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हैं। वी हैव दैट पोटेंशियल, बट विद द इंक्लूसिव सपोर्ट, द ब्लेसिंग्स एंड द अफेक्शन, याद रखना है। अगले आर्टिकल पर चलते हैं, लॉ द प्रोड्यूस लॉस। इसमें देखिए क्या कहा गया है। जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस से आपको इसको एसोसिएट कर देना है। अब इसमें हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट की, वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। इनका कहना है कि आज जो ये सिचुएशन अराइज हुई है इस लॉकडाउन में, जो हम माइग्रेंट लेबर की या कहें इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, तो आखिर ये प्रॉब्लम आपके सामने क्यों आई है, इसके रूट कॉज पर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्हाट मेड सो मेनी माइग्रेंट सडनली लॉन्ग फॉर देयर विलेज? आखिर क्यों इतने सारे लोग अपने गाँव की तरफ चल पड़े? आखिर क्यों थोड़े समय के लिए भी उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था? उसके पीछे बताते हैं कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो इसका कारण है। यानी ये जो डिस्प्यूट एक्ट है, आपको लगेगा यार एक्ट तो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन इतनी बड़ी आपदा के पीछे या जो माइग्रेंट लेबर आज इतने ज़्यादा परेशान है उसके पीछे एक एक्ट जिम्मेदार कैसे हो सकता है? आखिर इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ऐसा क्या है जो इन लोगों को वल्नरेबल बना रहा है? ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। हाउ एग्जैक्टली डिड द थ्रेशोल्ड इन द आईडीए अकम्प्लिश दिस? देखिए इसमें थ्रेशोल्ड है आईडीए की। जब आप बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, तो यहाँ पे 3 थ्रेशोल्ड है जिसको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में एज इट इज स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा। चैप्टर 5B ऑफ आईडीए क्या कहता है, इसके मंत्र में क्या लिखा है? पहला है 3 थ्रेशोल्ड, दैट क्या क्या है उसमें? पहला है कि मोर देन 90 वर्कर यू विल हैव टू नोटिफाई द गवर्नमेंट बिफोर यू कैन फायर एनी ऑफ देम। आपके यहाँ पे अगर 99 वर्कर काम कर रहे हैं और उनमें से आपको किसी को भी निकालना है, फायर करना है, तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, पहला। दूसरा कि अगर आपने 20 से ज़्यादा वर्कर को अपने यहाँ पर काम पर रखा है तो उनको जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड कमिटमेंट्स हैं या अदर बोनस पेमेंट्स हैं, वो सब आपको देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 20 से ज़्यादा लोग अगर हैं तो। तीसरा क्या है? तीसरा थ्रेशोल्ड ये कहता है कि अगर आपने किसी वर्कर को 240 डेज से ज़्यादा काम करवाया है और आप उसको निकालते हैं काम से, तो वहाँ पर आपको जितने भी एमेनिटीज़ हैं और जो उनको हेल्प करना है वो सब पूरा करना पड़ेगा। आप उनको ऐसे ही नहीं निकाल सकते। तो ये 3 चीज़ें तो लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था, लेकिन अब देखिए यही कैसे कारण बन गया है उनके वल्नरेबल होने का। इस बात को समझना है बहुत ही ध्यान से। तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, जब आपको ये पता चल जाए कि ये रूल है। आप तो एक बात जानते ही हैं कि भारत में कोई भी रूल जब बनता है तो सबसे पहले हम उसको कैसे तोड़ना है ये पता कर लेते हैं, राइट? तो यही सेम काम पूरे
पैन इंडिया लेवल पर हुआ। ये 3 एक्ट, जो 3 बातें जो उनको माइग्रेंट लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए या इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज करने के लिए लाया गया था, लोगों ने इसका तोड़ निकाल लिया। और आपको नहीं लगता कि इसका तोड़ निकालना बहुत ही आसान है? 224 दिन तक काम करवा इससे ज़्यादा काम करवाएंगे तो आपको इन चीज़ों को पूरा करना पड़ेगा, इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम नहीं करवाएंगे 240 डेज तक काम, राइट? अब 99 वर्कर से ज़्यादा हुए तो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, तो हम 90 वर्कर को ही रखेंगे। तो ये आपने एक ऑप्शन दे दिया सामने वाले को, आप जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आपने एक ऑप्शन दे दिया कि भाई आप इससे ज़्यादा ये काम करेंगे तो आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग आज वल्नरेबल हो गए, क्योंकि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बढ़ता चला गया। छोटे छोटे ग्रुप्स बनने लग गए, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनने लग गए। और ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे उसका ड्यूरेशन फिक्स करना है, वर्कफोर्स साइज कितना होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो काम हो सकता था, ये सब कुछ आज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो फर्म है वो बहुत ही ज़्यादा अनरजिस्टर्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। अब देखिए, एक फैक्ट है यहाँ पर, आप इसको लिख सकते हैं। इंडिया स्पेंड्स ओनली 0.7% ऑफ इट्स जीडीपी इन द R&D। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत सिर्फ 0.7% अपनी जीडीपी का खर्च करता है। वहीं साउथ कोरिया, जो इतना छोटा सा देश है, वो देखिए 4.2% तक अपनी जीडीपी का खर्च करता है। किस चीज़ में? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको वहाँ के लूपहोल्स कैसे समझ में आएंगे, कैसे पता चलेगा? और भारत में, पूरे विश्व में भारत लोएस्ट खर्च करता है इस पर। आईडीए लेड टू प्रोलिफरेशन ऑफ इनफॉर्मल इंटरप्राइजेस। तो यहाँ से क्या होता है? आईडीए हैज़ क्रिएटेड अ परफेक्ट स्टॉर्म, और इस एक्ट की वजह से आज इनफॉर्मल इंटरप्राइजेस जो है उसमें स्टॉर्म है। बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ गए हैं, और जो इंटरप्राइजेस आगे बढ़ सकते थे वो आगे ना बढ़ करके अपने आप को उन्होंने कई भागों में बांट लिया। ध्यान दीजिएगा, राइज इन एमएसएमईज। जो एमएसएमईज है उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, लगातार होती जा रही है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हमने जिक्र किया था ना, अभी इसके डेफिनेशन को चेंज किया है, हमने डिस्कस किया था, टर्नओवर फिक्स कर दिया गया है। अब जब एमएसएमईज का पता चलेगा कि ये एमएसएमईज है कि नहीं, और ये मीडियम है, माइक्रो है, स्मॉल है, इसके लिए उनका टर्नओवर चेक किया जाएगा। ठीक है, खैर यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल में क्या कहा गया है कि एमएसएमईज में बढ़ने का कारण एक आईडीए भी है कि ज़्यादातर जो फर्म हैं वो अपने आप को माइक्रो में रखना चाहते हैं, वो अपने आप को स्मॉल में रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि टोटल 3.6 करोड़ यूनिट्स हुआ करते थे 2012 में, और आज ये 6 करोड़ हैं टोटल। ये एग्जैक्टली फैक्ट है जो आपको यहाँ बताया जा रहा है। इसको आप लिखेंगे, एमएसएमईज का जिक्र आएगा तो आप लिखेंगे कि 3.6 करोड़ था 2012 में, आज 6 करोड़ हो चुका है। और इसमें भी जो कंट्रीब्यूशन है वो देखिए कितना है, ओवर 94% ऑफ एमएसएमईज इन द माइक्रो सेक्टर। रीजन समझ में आ गया ना कि लोग माइक्रो में क्यों रह गए हैं? क्योंकि माइक्रो से अगर जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो उनको बाकी सारे नॉर्म्स को जो आईडीए में लिखे हैं उसको पूरा करना पड़ेगा, और वो उसको पूरा नहीं करना चाहते, इसलिए भी वो बेनिफिटेड फील करते हैं माइक्रो सेक्टर में रहने पर। और इसलिए आज 94% एमएसएमईज माइक्रो सेक्टर में आती हैं। तो इसका दूसरा नुकसान क्या है? इसका दूसरा नुकसान ये है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इससे नहीं होता। कंपटीशन माइक्रो में बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है इससे। और जो सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर लगातार वाइड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट लोगों का कम हो रहा है। और यही कारण है कि जब एक फील्ड में हम बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट कर देंगे और स्टॉर्म क्रिएट कर देंगे तो जाहिर तौर पर उस सेक्टर का नुकसान होने लग जाता है। ओवर द टाइम द आईडीए हैज़ सक्सीडेड इन converting a large number of organized sector companies into strange hybrid and economic capture both fish and fall। तो यही आपको कारण ओवरऑल का समझ में आ गया कि आईडीए की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। सिर्फ एमएसएमईज में ही नहीं बल्कि और भी सेक्टर में काफ़ी नुकसान हो रहा है। लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर कंपनीज नहीं बनना चाह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको जो एक्स्ट्रा रूल्स है उनको फुलफिल ना करना पड़े। और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, ट्रस्ट लोगों का कम हो रहा है मार्केट के ऊपर से, और जो एनिमल स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। व्हाट इफ नो आईडीए? अच्छा, अगर आईडीए ना हो तो? अभी तो हम आईडीए के बारे में बात कर रहे थे कि कितना नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, क्या अगर ये हो ही ना तो क्या हो? जिनका कहना है तब स्थिति ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अगर हम इस थ्रेशोल्ड को हटा दें
और अंडर द altered dispensation every worker regardless of factory size is entitled the same rights। क्यों ना हम हर किसी को सेम राइट्स प्रोवाइड करें। ये जो हमने नंबर्स और साइज फिक्स कर दिया है, उसने लोगों को एक मौका दे दिया, कंपनी को मौका दे दिया है। तो हम भले ही कम सोशल सेक्टर स्कीम्स प्रोवाइड करें, हम भले ही कम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री साइज और जो वर्कर को फायर और हायर करने का एक क्लू बना दिया है कि आप 99 वर्कर को रखते हैं, उससे ज़्यादा को रख रहे हैं और फायर करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। हम इन रूल्स को हटा सकते हैं और जब आईडीए नहीं होगा तो ये ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, चेंजेस ड्रामेटिकली, और इसमें ओवरऑल जो सिनेरियो उसमें बदलाव आ सकता है। अब यहाँ पे इनका कहना है कि अब हमें एक रिजोल्यूशन बोर्ड की ज़रूरत है, जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड बनाए जाने चाहिए, जहाँ पर आईडीए से जुड़े हुए जो भी डिस्प्यूट हैं उसको ले जाया जाए। ऑल द फर्म मस्ट हैव द फॉर्मल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड। और ये सही बात है, किसी भी चीज़ को अगर आपको रेगुलेट करना है तो वहाँ पर एक लीगल एंटिटी का होना बहुत ज़रूरी है, जो एक लगाम लगा सके। तो ऐसे कोई भी इंटरप्राइजेज हैं या जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बोर्ड होनी चाहिए। एंड इस तरीके का कॉन्सेप्ट जर्मनी में है और बहुत अच्छे से वहाँ पे काम होता है। इससे जो वर्कर हैं उनको प्रोटेक्शन प्रॉपरली प्रोवाइड किया जा पाएगा। एंड आगे किसी भी कोई भी ऐसी एपिडेमिक आता है या कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है देश में, तो हम उस समय में पैनिक नहीं होंगे। जो माइग्रेंट वर्कर आज इतने लाचार हैं, इतने परेशान हैं, उनको हम बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर हम इन छोटे छोटे एक्ट में बदलाव करते जाएं तो। देखिए, हमने जब से माइग्रेंट इश्यूज़ पर डिस्कस करना शुरू किया है, मुझे लगता है हमने कई सारे एक्ट पर बात किया है। कहाँ पर दिक्कत है, कौन सा एक्ट है जो गड़बड़ है, कौन सा एक्ट बनाया गया है जो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है, कौन सा एक्ट है जिसको कंपनी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को एक जगह पर आपको लिखना है। जब भी आप एमएसएमईज और माइग्रेंट लेबर की बात करेंगे तो सबको एक जगह आप कोशिश करें कि 1-2 पेज में वहीं पर हो, ताकि एक साथ सारे स्कीम्स रिवाइज हो जाएं। कंक्लूजन में कहा जा रहा है दैट थ्रेशोल्ड मस्ट गो। इस थ्रेशोल्ड को जाने की ज़रूरत है, इससे इससे फ़ायदा नहीं हो रहा। सम स्टेट्स हैव डन, कुछ स्टेट ने इसको ख़त्म भी कर दिया है अपने यहाँ पर। और वी नीड अ स्पेशलिस्ट एंड स्कैपल, नॉट एन अर्शन किकिंग कैन डाउन द रोड। का कहना है कि हमें एक प्रॉपर स्कीम्स की, प्रॉपर लॉ की ज़रूरत है, जिससे कि हम डायरेक्ट प्रोटेक्ट कर पाएँ अपने वर्कर को, और ये जो इनफॉर्मल सेक्टर इतना बढ़ रहा है हम उसको फॉर्मल करने की तरफ आगे बढ़ पाएँ। अगला आर्टिकल देखते हैं, फिलिंग द एब्सेंस। इसमें क्या कहा गया है इसकी बात करें तो इसमें भी माइग्रेंट लेबर को ही टारगेट किया गया है, लेकिन कई और इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है। तो इंडियन सोसाइटी में इसको आप एसोसिएट कर दें। मेन आर्टिकल पर चलते हैं। इनका कहना है कि माइग्रेंट क्राइसिस इज मोर देन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। देखिए, पहले तो एक फैक्ट जान लीजिए, डाटा है कि एक सेंसस हुआ 2011 में, उसके अकॉर्डिंगली आप अगर माइग्रेंट्स की बात करें, माइग्रेंट्स कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, इंटर स्टेट हो सकते हैं, इंट्रा स्टेट हो सकते हैं, और एक देश से दूसरे देश में हो सकते हैं। तो माइग्रेंट्स पर आपको फोकस करना है, सिर्फ माइग्रेंट लेबरर्स पर या सिर्फ भारत के नहीं सोचना है, ओवरऑल सोचना है आपको। अब ये जो माइग्रेंट की बात करते हैं तो 454 मिलियन माइग्रेंट्स पूरे भारत में हैं, ये 2011 का डाटा बताता है। और डबल हो गया ये कब से, 1991 से 2011 में जब इसको देखा गया तो। और आज अब जब सेंसस होगा तो आपको मालूम चल गया होगा कि ये नंबर बढ़ गया होगा। मेल के कंपैरिजन में जो फीमेल हैं उनका माइग्रेशन ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज इसमें एक कारण है मैरिज। जब आंसर राइटिंग लिखेंगे तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा कि फीमेल का माइग्रेशन ज़्यादा इसलिए भी होता है बिकॉज ऑफ द मैरिज, कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर उनको शिफ्ट होना पड़ता है। अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, आपको पता है कि अर्बन से अर्बन माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब एक अर्बन लोकेलिटी से दूसरी जगह पर लोग जा रहे हैं। उसके पीछे कई कारण होते हैं, उनके पीछे जॉब कारण हो सकता है, अपना रहन सहन कारण हो सकता है, एजुकेशन कारण हो सकता है। एंड आफ्टर 2011 एस्टिमेट द इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया गया है, दैट इंडिया continued to increase the manifold and average migration within state। स्टेट में ही और स्टेट टू स्टेट जो माइग्रेशन है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जब हम विद इन स्टेट की बात करते हैं तो वो स्टेट टू स्टेट से ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है। मतलब स्टेट में ही एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जा रहे हैं। ठीक है। In terms of employment, the occupational profile and short-term migrant is different from the long-term migrants। तो शॉर्ट टर्म पर जो लोग माइग्रेंट जाते हैं, मतलब कुछ समय के लिए, जैसे लोग दिल्ली कमाने के लिए आ गए 3-4 महीने के लिए,
फिर लोग कहीं और चले गए 3-4 महीने के लिए, तो ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब इस कोविड-19 की क्राइसिस में आपको समझ में आ रहा है दैट मे हैव ऑल्सो रिजल्टेड इन लॉन्ग टर्म माइग्रेंट्स गोइंग बैक टू देयर होम। अभी तक तो शॉर्ट टर्म माइग्रेंट जो है वो तो अपने आप चले जाते हैं, 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए आए, काम करके फिर चले गए। लेकिन अब क्या हो रहा है कोविड-19 के बाद से, या ये जो सिचुएशन अभी अराइज हुई है, इसमें जो लॉन्ग टर्म माइग्रेंट्स हैं वो भी अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं। डिस्पाइट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को ये कहा है कि वो एसडीआरएफ का यूज़ कर सकते हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो माइग्रेंट पीपल हैं उनको फूड प्रोवाइड किया जा सके, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जाहिर तौर पर उस तरीके से नहीं हो सकता जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। 11,000 करोड़ रुपीस का एडिशनल भी रिलीज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसडीआरएफ के थ्रू, ताकि स्टेट गवर्नमेंट इन माइग्रेंट वर्कर को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और इसके लिए पैसा पोर्टल है जिसको मैसिव लेवल पर पहले गुजरात में यूज़ किया जा रहा है, उसके बाद पूरे ऑल ओवर द स्टेट इसको रोल आउट किया जाएगा, जिसमें कि आप समझ रहे हैं ना कि माइग्रेंट वर्कर जो है उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए पोर्टल बनाए जा रहे हैं, डायरेक्ट एलोकेशन किया जा रहा है। एसडीआरएफ का इस्तेमाल करने के लिए सेंटर ने कहा है स्टेट को कि वो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकती है। मनरेगा में काम एलोकेट किया गया और 40,000 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन, आपको याद होगा हमने इस पर डिस्कस किया था कि 40,000 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन किया गया मनरेगा में, ताकि जो लोग अपने घरों में वापस जा रहे हैं या लेबर्स वापस जा रहे हैं उनको काम मिल पाए। मनरेगा एक गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, तो इसके तहत ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल पाए और इनकम जनरेट वहाँ पर हो पाए। 300 करोड़ पर्सनस डे इन अ टोटल एंड क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ ड्यूरेबल लाइवलीहुड एसेट। और ये जो मनरेगा है वो काफ़ी हेल्प कर सकता है लोगों को, ताकि इससे उस लेवल पर वहाँ पर डिमांड क्रिएट किया जा सके। अब 2017 के रिपोर्ट का जिक्र करते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को इन्होंने बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के द्वारा ये पूरा सर्वे हुआ था 2017 का रिपोर्ट, ये क्या बताता है इसमें देखिए कुछ स्टेप्स का जिक्र किया गया है। पहले तो कहा गया है दैट द वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड इन ईच स्टेट। ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, हम 2017 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इस समय में आपको लगना चाहिए कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। CWWB को फिर से अच्छा बनाया जाए और सही तरीके से ये काम करें। माइग्रेंट वर्कर जो हैं उनके सोशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करना है, उसको इंश्योर करने के लिए इनको और अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। फंड यूटिलाइजेशन इज लो एट 21% बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड अवेलेबल विद द CWW ऑफ मेजर स्टेट। कई सारे स्टेट में पता चला कि जो फंड का यूटिलाइजेशन होता है वो कम होता है, यानी माइग्रेंट वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए जो सरकार हैं, जो राज्य सरकार हैं या जो कंपनीज हैं, वो सभी कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाती आई हैं अब तक। सम स्टेट हैं जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह हैं, उन्होंने वन टाइम पेमेंट का भी अपने यहाँ पे प्रावधान किया हुआ है वर्कर के लिए। एंड इसके लिए एक बहुत अच्छा स्कीम उन्होंने दूसरा बताया है कि जैसे जैम है, जनधन आधार मोबाइल, ऐसे ही एक सिस्टम को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। और ये जो सिस्टम है वो लोगों को डायरेक्ट हेल्प पहुंचाएगा। अब इसके लिए आपको डाटा तय करना है, डाटा क्रिएट करना है कि कितने लोग हैं जो मनरेगा में एनरोल हो रहे हैं एक फिजिकल ईयर में, कितने लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं। इस तरीके से डाटा को पूरा पता करके और फिर इस तरीके का एक एप्लीकेशन बनाया जाना चाहिए जैसे जैम है, और उनको हेल्प किया जाना चाहिए। इसी रिपोर्ट में कुछ और भी सजेस्ट किया गया, जैसे कि migrants who are registered to claim access to number of legal and other entitlements at their sources location lost access of these benefits upon migrating a different location because of the lack of digitization। ध्यान दीजिए कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स कई बार नहीं मिल पाते, और उसके पीछे का कारण है डिजिटाइजेशन। इसमें सभी लोग नहीं आ रहे हैं, सभी लोगों को इसका मालूम नहीं है, पता नहीं है या एक्सेस नहीं है। इसकी वजह से जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है उनके लिए, वो उन तक पहुंच नहीं पाता। तो इससे सीधा होता है, साफ होता है कि हमें इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। और अभी जो गवर्नमेंट का मूव आया है, ये पूरे पैन इंडिया लेवल पर वन नेशन वन कार्ड को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, वो बहुत ही अच्छा और एक्सटेंसिव स्टेप है। लेकिन ये तब पूरा होगा जब हम इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो फूड सिक्योरिटी हमें इंश्योर करना है, और पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी अगर सरकार कर रही है तो ये बहुत अच्छा और कमेंडेबल स्टेप आप कह सकते हैं। जिस तरीके से हम पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वैसे ही हमें पोर्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर एजुकेशनल बेनिफिट्स भी
हमारा अगला स्टेप होना चाहिए। एंड द बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है माइग्रेंट वर्कर को। Migrants can also have unrestricted access to skill program। अब कई सारे जो स्कीम सरकार चलाती है, चाहे उसमें सर्व शिक्षा अभियान है, तो जो माइग्रेंट बच्चे हैं, जो माइग्रेंट वर्कर के जो चिल्ड्रन हैं, उनको सही तरीके से एजुकेशन मिल जाए, उसके लिए भी एक पैन इंडिया प्रोग्राम होना चाहिए और स्किल प्रोग्राम में उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। एंड लैंग्वेज डजंट सीम्स टू मैटर इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन। कई बार ये होता है ना कि कुछ राज्य में लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया जाता है, वहाँ का जो नेटिव लैंग्वेज होता है। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को हमें हटाने की ज़रूरत है ताकि ये जो वर्कर है वो अपने आप को वल्नरेबल महसूस ना करें, या अगर उनको कोई भी स्कीम्स के तहत लाना है तो इन छोटे छोटे हर्डल्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है यहाँ पर। इन द लाइट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट लॉन्चिंग स्कीम ऑफ PM जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फॉर माइग्रेंट लेबरर। अब आपको बता दें कि इसको पोर्टेबल बनाया गया है। जो PM जय स्कीम है उसको शुरुआत से ही पोर्टेबल रखा गया है, जहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो अपने लिए हेल्थ एक्सेस को ले सकते हैं। और उसके बाद इसके अलावा जो ईज़ ऑफ लिविंग के लिए जो भी और प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो रेंट हो और उनके लिए अलग से फंड हो, इन सभी को इंश्योर करना चाहिए। कंक्लूजन में कहा जा रहा है फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट, इस पर हमने एक बार डिस्कस किया था। इसमें याद है 2 बार से 3 बार इस पर आर्टिकल आ चुका है। इस पर हमने बात किया है कि कैसे कुछ राज्य इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं कि माइग्रेंट को आपको कैसे सिक्योर करना है, उनको कैसे रजिस्टर करना है, आप उनको रजिस्टर करने के बाद कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट के तहत 1979 के तहत आती हैं। ऐसे एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए और इसमें सबसे पहले जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसको ख़त्म किया जाए ताकि स्टेट इसको आसानी से अपना पाए। और उसके बाद जितने भी सोशल प्रोग्राम्स आते हैं सरकार के, उन सभी में सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को उनके घरों तक जाके ऑब्वियसली स्कीम्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो दूसरी जगह पर जाते हैं कमाने के लिए, उनको भी ये सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। आज इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। जब रोड पर इतने लोग आपको चलते हुए दिखे, इतने लोग पैनिक करते हुए दिखे, तो इससे यही पता चलता है कि चाहे जितने भी स्कीम्स चल रहे हों पूरे देश में, इन लोगों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है और उसको कोई इंश्योर करने के लिए तैयार नहीं है। ना ही उनकी कंपनी जहाँ पर वो काम करते हैं, ना ही वो राज्य जहाँ से वो दूसरी जगह पर गए हैं काम करने के लिए, ना ही वो राज्य जहाँ पर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए कि उनको कैसे इनको प्रोटेक्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी सारी बातें हम लॉन्ग टर्म की कर रहे हैं। मेंस के आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है आपके सामने और इसको मुझे नहीं लगता है कि आपको लिखने में परेशानी होगी। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आंसर लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो आप इसके लिए क्या करें, अपना एक टाइम फिक्स करें कि मुझे ये वाला क्वेश्चन 15 मिनट में लिखना है। आपको जो भी याद आ रहा हो, जितने फैक्ट दिमाग में आ रहे हो, बस आप उसको एक बार लिख दीजिए। डोंट थिंक कि मेरा आंसर बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट किसी का आंसर नहीं होता या बहुत बुरा किसी का आंसर नहीं होता। इट्स ऑल कंपेरेटिव एनालिसिस। जब आपका आंसर अभी थोड़ा आप लिखना शुरू करें, फिर जब उसको चेक किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, तो अपने आप ही आपको कंपैरिजन समझ में आएगा। तो आज आप एक रूल को फॉलो करके आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट में आप ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, आपको जितना भी आ जाए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पर, क्या उसके लूप होल्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपको बताया गया। उसको ट्राई करना है। हिंदी माध्यम के छात्र हिंदी में क्वेश्चन को देख लें, पढ़ें उसको, आपको हिंदी में समझाया भी गया है। अपने शब्दों में अपने आंसर को लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सही है ये। दूसरा है कि इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। तीसरा है 6,000 रुपये पर ईयर इसमें देने का प्लान रखा गया है और ये ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए है, रिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स। दूसरा 1 रैंक 1 पेंशन पर है, मीन्स द पेमेंट ऑफ सेम पेंशन टू मिलिट्री ऑफिसर फॉर सेम रैंक स्मॉल लेंथ ऑफ सर्विसेज, ठीक है। विल अप्लाई रिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट। सही आंसर बताना है। जल जीवन मिशन, तो पहला स्टेटमेंट देख लीजिए कि सब रूरल हाउस होल्ड में पाइप वाटर इंश्योर करना है। गोल है 2025 तक इसको अचीव करने का। चौथा स्टेटमेंट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पर 3 थ्रेशोल्ड का जिक्र है, मैंडेटरी प्रोविजन। ध्यान से पढ़िएगा और फिर बताइएगा आंसर सही क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गगनयान पर, और इसमें है कि इंडिया 4th कंट्री बन चुका है किसके किसके बाद? रशिया, जर्मनी, चाइना, ब्रिटेन, यूएस। इसमें आंसर ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा, सही आंसर बताना है। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आप में से अगर कोई प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने लिए एक पर्सनल मेंटर चाहते हैं, अपने आंसर को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, और अगर आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, चाहे आप वर्किंग हैं या आप एक गर्ल हैं, आप दिल्ली नहीं आ पाई हैं अब तक, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं 8750069419 पर। हम पूरे प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे और जो भी आपको सूटेबल लगेगा यू कैन अवेल दैट। और अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए कहाँ गड़बड़ी है, जिन्होंने बहुत हड़बड़ हड़बड़ आंसर दिया था उनको बता दें। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर ईस्टर्ली विंड दे दिया गया है। लोकस्ट किधर से आ रही है? राजस्थान की तरफ से आ रही है। जब राजस्थान की तरफ से इधर से आएंगी तो ये ईस्टर्ली विंड तो नहीं हो सकता, ये वेस्टर्ली विंड होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा बी। दूसरा क्वेश्चन अगर आपने आंसर किया है तो अफ्रीकन यूनियन, यहाँ पे 55 मेंबर, ये तो सही है, लेकिन क्या सेक्रेटेरिएट वियना में है? नहीं, इथियोपिया, अदीस अबादा, याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। बी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है लाइन ऑफ क्रेडिट पर। एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि क्या लाइन ऑफ क्रेडिट में वापस भी करना पड़ता है पैसा? अरे बिल्कुल वापस करना पड़ता है, बोरो कर रहे हैं भाई। हाँ, लिमिट फिक्स कर दिया है कि आप इतने लिमिट तक पैसा एक बार ले लीजिए। जैसे कि आपको मैंने कहा कि आप इस बैंक से 5 लाख रुपए ले सकते हैं, आपको किसी बैंक ने ऑफर किया, उसने यहाँ पे लाइन लगा दी, लिमिट लगा दी। अब उसने, आपने मान लो यहाँ से 2 लाख रुपए पहले ले लिए हैं, ठीक है, अब आप यहाँ से 3 लाख रुपए और ले सकते हो। लेकिन आपने मान लो यहाँ से 4 लाख रुपए ले लिए हैं, अब आपको 2 लाख की ज़रूरत और है, तो आप इनको पहले 1 लाख वापस करेंगे, फिर आप 2 लाख इनसे वापस ले सकते हैं। तो इसमें वापस करना पड़ता है पैसा, और ये दोनों स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, और 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। चौथा सवाल था डिफेंस एक्सपो 2020 पर, हमने इसका जिक्र किया था कल, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी इसका आंसर होगा 1 और 2 करेक्ट। और पांचवा क्वेश्चन था डेजर्ट लोकस्ट पर, ध्यान दीजिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये तो आया था आर्टिकल में, बिल्कुल जिक्र था। क्या केप ऑफ गुड होप का जिक्र था क्या? नहीं था, ये नहीं होगा। पाकिस्तान सही है, सिंगापुर गलत है। 1 और 3 ऑप्शन इज बी। कितने लोगों का सही सही आंसर हुआ है? आप लोग प्लीज़ यहाँ पर लापरवाही ना करें, सही सही आंसर ठीक से पढ़ के आंसर दें आप लोग। और एक और चीज़ है कि जब कोई फ्लो में बोल रहा होता है तो कई बार हम पिक्चराइज कुछ और कर रहे होते हैं और बोल कुछ और रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों को कई बार ये कन्फ्यूजन हो, जैसे कि कल हमने अफ्रीका के साथ रिलेशन को डिस्कस किया था, ठीक है, अफ्रीका के साथ हम चाइना के रिलेशन को डिस्कस कर रहे थे, अफ्रीका के साथ जापान के रिलेशन को डिस्कस कर रहे थे, फिर हमने इंडिया की बात की थी। अब अगर वहाँ मैंने गलती से जापान और चाइना बोल दिया, लेकिन उसका पूरा जब सेंटेंस हम सुन रहे हैं तो मतलब अफ्रीका निकल के आ रहा है, तो आपको वहाँ मान लेना है कि बात अफ्रीका की ही हो रही है। कई बार इंटेंशन को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम इस फ्लो में बोल रहे होते हैं तो एक आध दो चीज़ें गलत निकल जाती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ, बट इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखेंगे और कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएंगे हर बात पर कि अरे ये तो जापान और अफ्रीका की बात हो रही है, तो जापान और चाइना कैसे आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, मुझे भरोसा है इस बात का, आप लोग शेयर भी कर रहे होंगे, मुझे ये भी भरोसा है। लाइक्स आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको उनको बताना है कि उनको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। वो एक बार कोशिश करें, एक बार सुन करके देखें। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे न्यूज़पेपर हैं और इसमें आने वाली जो चीज़ें हैं ना वो हमारे काम की हैं। तो अगर एनालिसिस चाहे भी किसी भी न्यूज़पेपर का हो, लेकिन वहाँ पर टॉपिक हमारे काम का है, तो हम उसको एक बार सुन सकते हैं। ये चीज़ें अपने फ्रेंड से कह सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, मतलब मंडे को मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक गॉड, कीप स्टडिंग।